दीपेंद्र यादव के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इनके सारे इंटरव्यूज और सारे वीडियो ज़रूर देखिए। हाय गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। तो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं बातचीत, जिसके अंदर हम उन इंडिविजुअल से बात करेंगे, उन इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे जो कि सोसाइटी में रियली काम करती हैं, सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करती हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो सोसाइटी के अंदर काम करती हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू को हम थोड़ा सा कैजुअल रखें। बिल्कुल कैजुअल। आप बड़े हो, मैं जानता हूँ उम्र में, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों के तरीके से इसको हम रखते हैं। तो सर, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं जानता हूँ थोड़ा सा क्लीशे क्वेश्चन है, बट स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। आप स्कूल में कैसे थे सर, पढ़ाई में, एकेडमिक? था एवरेज, नहीं मतलब शरारतें वगैरह करना? नहीं, शरारती तो बहुत था। खूब शरारती था, कई बार सस्पेंड भी हुआ स्कूल से। लेकिन एकेडमिक्स में भी ठीक था, अच्छा था, मतलब नॉर्मल बच्चे थे हमारी तरह। अच्छे नंबर, 12वीं में बड़े अच्छे नंबर आए थे। जब एग्जाम का टाइम होता था तो पढ़ाई किया करते थे, बाकी समय मौज किया करते थे। आपने सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए, आप सीए रहे, डेलॉइट में आपने काम किया। एकदम से सर बहुत बड़ा ट्रांजिशन है ये। बेसिकली मेरा रीजन ये है कि रिस्क लेना बहुत, क्योंकि एक इतनी अच्छा प्रोफेशन को छोड़ के, मतलब प्रोफेशन ये भी अच्छी चीज है, बट एकदम से आपने ट्रांजिशन लिया तो एक रिस्क डर के मैं शायद वहां पे ज्यादा ग्रो कर सकता था। आज भी क्या ये सवाल आता है? एक्चुअली ग्रोथ की बात नहीं है, प्रोफेशन की बात नहीं है। हम कोई पॉलिटिक्स को अपना प्रोफेशन बनाने नहीं आए। हम में से अधिकतर लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस आंदोलन में, मूवमेंट में जुड़े। फिर मूवमेंट ने और अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर इनसे बात मनवानी है तो राजनीति में आना पड़ेगा, खुद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन जीतना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी और फिर अपना जो लोकपाल बिल है या जो भी हमने काम करना है वो हम फिर खुल के कर पाएंगे। तो उसी के साथ साथ मैं भी उन लोगों में से, कई लोगों में से एक था। और हमने भी, सभी ने, खाली मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने तो बल्कि कम सैक्रिफाइस किया। इस पूरी पार्टी में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कई ज़्यादा फाइनेंशियल सैक्रिफाइस, सोशल सैक्रिफाइस, पर्सनल सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि हम इस देश को बेहतर बना सकें, गरीब लोगों की सेवा कर सकें, ज़रूरतमंद तक उसकी जो ज़रूरत है उसकी वो ज़रूरत पूरी कर सकें और एक अच्छा भारत, एक स्वस्थ सुंदर भारत बना सकें। एंड राइट नाउ यू आर एट अ वेरी बिग पोजीशन जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, मतलब बड़ी पोजीशन को लेके आप स्टैटिक नहीं हो गए हो। बट सर, जो मेरा अगला है कि फेलियर्स, सर हम आजकल क्या देख रहे हैं, हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई फेलियर आती है। और मतलब बुरा मत माना, 2019 के लोकसभा में आप रह गए थे काफी अच्छे मार्जिन से, तो उस टाइम पे आप डिप्रेस हुए या फिर आप मोटिवेशन आया कि मैं बेटर काम करूं? बहुत डिप्रेस हुआ। और बहुत बुरा लगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बड़ा मोटिवेशन आ गया कि अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। मुझे क्योंकि बहुत मेहनत करी थी हमने। लोकसभा इलेक्शन की तैयारी लगभग 1 साल पहले शुरू करी थी। तो मई 2018 से लेकर मई 2019 तक हम 1 साल पूरा, हम सब लोग, ऑफकोर्स पूरी पार्टी और मैं खुद, खूब मेहनत करी, खूब काम किया, खूब कैंपेन किया। खाने का कोई समय नहीं होता था, सोने का कोई समय नहीं होता था। 2-3 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में सोने को नहीं मिलता था। खाना तो मुझे लगता है कि पूरे 1 साल मैंने लंच किया ही नहीं। ब्रेकफास्ट सुबह 6 बजे और डिनर रात 1 बजे किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर हार जाओ उसके बाद तो दुख तो होता है, तो बहुत दुख हुआ था। बट मुझे लगता है इंसान अपने फेलियर से सीखता भी है। आई थिंक दैट डिफीट, उस हार ने मुझे और स्ट्रांग बनाया, मुझे मजबूती दी। तो सर, आप इस वक्त एमएलए हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं दिल्ली जल बोर्ड के, आप आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आप एक सीए भी हैं, काफी सारी चीजें, और पूरे दिन मैं जानता हूँ कि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। पंजाब के को इंचार्ज भी हूँ, पंजाब के को इंचार्ज। सर कांग्रेचुलेशन। तो सर, इतनी सारी पोजीशंस होने के बाद में स्ट्रेस तो रहता ही रहता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, ऐसा लगता है कि मैं खुद टाइम मैनेजमेंट में कोई बड़ा अच्छा नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छा रेट नहीं करता हूँ। आई थिंक आई नीड मच बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो मैं अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ, खूब कोशिश करता हूँ। और स्ट्रेस भी होता है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट स्ट्रेस। बट आई थिंक फैमिली सपोर्टिव हो, घर वाले सपोर्टिव हो, माता पिता खूब प्यार करते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं,
तो वो सारा दौर आसानी से बीत जाता है। फिर भी सर स्ट्रेस के लिए कोई मूवी देखते हो, गेम वगैरह मूवी कुछ? देखने का तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, अच्छा, लेकिन दोस्तों के साथ कभी बाहर खाने पे चले गए, अच्छा मतलब चिल आउट करते हो पेरेंट्स के यूजुअली? साथ कहीं बैठ के 1 डेढ़ 2 घंटा बातें-वातें करी, चाय-वाय पी, उसी से हो जाता है। प्लस अब हमारी जो पार्टी है, वही अब हमारी फैमिली बन गई है, वही अब फ्रेंड्स बन गए हैं। बाकी सारे स्कूल कॉलेज के दोस्तों से तो काफ़ी दोस्तों से तो अब बहुत एक्टिव मिलना-जुलना नहीं रह पाता, बिकॉज़ लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है। हाँ तो जी। हमारी जो पार्टी है वही हमारा फ्रेंड सर्कल है, वही हमारा परिवार है। तो जब हम पार्टी की भी हाँ हमारी जी। मीटिंग्स होती हैं, तो उसके बाद बैठ के खूब खाते-पीते हैं, मौज करते हैं, गप्पे मारते हैं, अच्छा तो सर, उसी दैट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर आई फील। सर आप वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे 2011 में, आप उस बहुत बड़ी मुहिम के हिस्से थे जब अन्ना हज़ारे सर भी थे, केजरीवाल सर भी थे और भी बहुत सारे लोग थे उसके अंदर। और अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है सर आजकल के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट या स्टेट का जो टैकल करने का उसको तरीका था और अब के टाइम में? क्योंकि उस टाइम पे इतना वायलेंस देखने को नहीं मिला जो कि हमको हाल ही के टाइम में हाँ, दिखा। ये दोनों आंदोलन अलग हैं, दोनों का कॉज़ अलग था, दोनों के पर्पसेज़ और मोबिलाइज़ेशन और आंदोलन चलाने का ढंग अलग था। लेकिन ये भी जो आंदोलन किसानों का जो पूरा आंदोलन चल रहा है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से, डिसिप्लिन्ड मैनर में चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इसके अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेट लोग कर गए हैं, जिसके चलते वायलेंस देखा गया 26 जनवरी को। तो ये सब उस समय इतना नहीं था, और मुझे लगता है कि देश का किसान जो है, उसकी बातें अगर केंद्र केंद्र में बैठी सरकार, भाजपा की सरकार मान ले, तो वो छोटे नहीं हो जाएंगे। आज हम अपने देश में किसान की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात किसकी बात मानेंगे? हम मानेंगे? ये वो देश है जिसमें जय जवान जय किसान का नारा नारा। बुलंद हुआ। ये वो देश है जिसमें हम अपने किसान को अन्नदाता कहते हैं। तो जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें अन्न देता है, जो अन्न दाता के रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं, आज उसी की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। बहुत गलत। तो सर नहीं, जैसे कि मैं देख रहा था कि किसानों की जो माँगे हैं, बेसिकली फार्म लॉज़ को वापस लेने के लिए, लेकिन इसमें जैसे कुछ चीज़ें हो गई, जैसे एमएसपी हो गई, एपीएमसीज़ जो मंडियाँ हो गई, क्योंकि मंडियों का तो गवर्नमेंट अगर चाहे, तो क्योंकि मंडी अगर नहीं होगी तो किसान कैसे चलेगा? मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर एक बेसिकली एक बिहार का किसान था, वो हम्म। अभी ही इज़ वर्किंग एज़ अ लेबर इन पंजाब। हम्म। वो कहते हैं हमारे यहाँ से मंडी हटा दी गई, तो मैं यहाँ पे लेबर बन गया। अब इनके यहाँ से भी हटा दी जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बिहार सबसे बढ़िया उदाहरण है। बिहार में एपीएमसी खत्म कर दिया गया, मंडी सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद बिहार के किसान की जो हालत थी, वो बद से बदतर हो गई। वो सड़क पे आ गया, किसानों ने किसानी खेती छोड़ दी, उनके परिवार बर्बाद हो गए। तो जब हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि मंडी खत्म करने से क्या होता है, हुँ, हम उसको, बल्कि मंडियों को पूरे देश में हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसे मजबूती देनी मजबूती चाहिए, देनी चाहिए। ना कि देश भर में जितनी मंडियों ने खत्म कर देना चाहिए। तो बहुत ही ये जो भी 3 कानून फार्म लॉज जो बीजेपी की गवर्नमेंट लाई है, ये बिल्कुल खराब हैं, किसान के खिलाफ हैं, किसानी के खिलाफ हैं। हाँ और जी। 62 करोड़ लोग, हम कहते हैं हमारी 125 करोड़ की आबादी है, आबादी 135 करोड़ की आबादी है, लगभग आधी आधी से ज़्यादा आबादी हमारे देश की किसानी पे निर्भर है। निर्भर या आइदर दे आर लैंडलॉर्ड्स, फार्मिंग लेबर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मर्स हैं, किसी भी तरह या फिर फार्मिंग लेबरर हैं, लेबरर्स हैं। या वो उस खेत खलियान से जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स में किसी तो 62 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं, अपनी आमदनी में उनका घर का चूल्हा उससे घर का चलता है। चूल्हा। आप वो 62 करोड़ लोगों की आमदनी खत्म करके कुछ 2-4 लोगों को देश में दे दोगे, ये तो कोई भी नहीं मानेगा, भी नहीं। सब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जी, जी। तो सर अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया हमारा आजकल का। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को न्यूज़ दिखाता था, लोग एक ट्रस्ट भी करते थे क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये ब्लॉग वेबसाइट्स वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो कहीं न कहीं उनके एक एथिक्स रहते थे। आजकल के टाइम पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया बेसिकली, वो लोगों को कोई भी न्यूज़ देखने के बाद फैक्ट चेक करना पड़ता है। तो और डेमोक्रेसी में कहीं न कहीं मीडिया अब फोर्थ पिलर अब है। अब न्यूज़ बची नहीं है, बची नहीं। न्यूज़ हैज़ बिकम नॉइज़। नॉइस बनाई और जाती सेंस जो थी न्यूज़ में, सेंस हैज़ बिकम सेंसेशनलिज्म। और जो न्यूज़ एंकर्स हैं, वो अब एंकर्स नहीं रहे हैं, वो चीयर लीडर्स बन गए हैं। लीडर्स। तो देश की जो मीडिया, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इंडिया में उसकी हालत बहुत बुरी है। 1-2 न्यूज़पेपर और 1-2 चैनल छोड़ के स्थिति बहुत ख़राब है। और मुझे लगता है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने में अब न जाने कितने साल लग जाएंगे। आज केवल मैं पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं, आप किसी आम आदमी से पूछो सड़क पे चलते
कि भाई मीडिया पे विश्वास करते हो, तो बोलेगा नहीं जी मीडिया तो बिका हुआ है, नहीं ये तो गोदी मीडिया है जी, मोदी जी के गुणगान करता है, मीडिया थोड़ी है, तो उनका पर्सनल चैनल है। तो सारे न्यूज़ चैनल्स बेसिकली अब डीडी न्यूज़ बन गए हैं। न्यूज़ बन गए जी। कि बेसिकली हम कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी पोस्ट पे होता है, तो हम उससे जाके वो काम बोल सकते हैं या फिर हमको ये पता होगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट अधिकतम लोगों को तो इस टाइम पे क्योंकि इतने सालों से जो सिस्टम चलता आ रहा है, एक एमएलए से मिलना या फिर एसडीएम, डीएम लेवल के ऑफिसर से भी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक नॉर्मल आदमी के लिए। आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल थे, मैं उस दिन सैटरडे को आया, मैं 5 मिनट में आप मिल गए थे। तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक्सेसिबिलिटी अगर पॉलिटिकल लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स देंगे, तो अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी? बिल्कुल, और एक्सेसिबिलिटी तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका नेता या जिस ऑफ़िसर से, जिस पॉलिटिशियन से, जिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, आपके एमपी, एमएलए से आपने काम लेना है, वो व्यक्ति अवेलेबल ही नहीं है, तो वो काम क्या काम करेगा? क्या करें? चाहे मेरे सर पे आपने मुझे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी गिनवाई, दिल्ली जल बोर्ड वाइस चेयरमैन, नेशनल स्पोक्स पर्सन, को-इंचार्ज पंजाब एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन इस सब में जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदारी है, वो है एमएलए की। मेरा एरिया मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है, दैट इज़ प्रायोरिटी नंबर 1। मैं आज भी हुँ, अ, कितनी कोई ज़रूरी काम क्यों ना हो, ज़रूरी मीटिंग क्यों ना हो, कोई ज़रूरी दौरा क्यों ना हो, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ज़रूर समय देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अलग-अलग जगहों पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट रिव्यू करता हूँ। वो मेरा बेस है, वो मेरा घर है, वो मेरी प्रायोरिटी है, उसको कभी नहीं छोड़ तो सकता। सर फिर भी एमएलएज़ की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? अगर थोड़ा-सा ऊपर से टच अप कर दें। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थ्योरेटिकली देखें तो वो लेजिस्लेटर्स होते हैं, यानी हुँ, कि लॉ मेकर्स, लॉ कानून मेकर्स। बनाना। लेकिन प्रैक्टिकली कानून बनाने तो एक छोटा-सा पार्ट है। हुँ, उसके अलावा बहुत काम होता है। लोकल एरिया में जो भी काम दिल्ली सरकार से होता है, हुँ, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सीवर का, हेल्थ केयर, पेंशन का, ये सारे काम जो हैं, राशन कार्ड बनाने से लेकर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल कोई नया बनाना है कुछ, ये सारे काम एमएलए के अंडर अंडर आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर 3 टियर्स। टियर्स, यस, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है पार्लियामेंट इलाके का, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए होता है, और एक काउंसलर होता है। काउंसलर तो तीनों के अलग-अलग काम हैं। काम है। हाँ जी, तो सर ये सब तो ठीक है, आप थोड़ा-सा प्रमोशन में हेल्प कर दो। मैंने केजरीवाल सर पे एक वीडियो बनाया था, सुनी अनसुनी करके एक सीरीज़ में चला रहा हूँ। उस वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, और उसे लाइक भी करिएगा, उसे शेयर भी करिएगा। ओके सर, और आखिरी चीज़ सर, दीपेंद्र यादव के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दीपेंद्र यादव के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इनके सारे इंटरव्यूज़ और सारे वीडियो ज़रूर देखिए।